अब शरीर में गति नामक पाठ में जो हम लोग संधि पढ़े उसका हम एक टेबल बना दिए हैं। टेबल में देखिए संधि है, संधि में इस तरह से संधि को हम इस तरह क्लासिफिकेशन कर सकते हैं या भाग कर सकते हैं। तो संधि जो हमारे शरीर में पाई जाती है, हड्डियों के जो जॉइंट्स मिलता है उसको हम मोटे तौर पर 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला को हम लोग अचल संधि या फिक्स्ड जॉइंट या इमूवेबल जॉइंट्स कहते हैं। अचल संधि हमारे शरीर में कहाँ कहाँ पाई जाती है? खोपड़ी और पसली पिंजर, है ना। जैसे कि ये जो खोपड़ी है इसमें फिक्स्ड जॉइंट पाया जाता है, और दूसरा है पसली पिंजर में जो हड्डी जुड़ा होता है उसमें भी फिक्स्ड जॉइंट रहता है, नहीं अचल संधि, वो हिलता डुलता नहीं, अपने जगह पर फिक्स रहता है। दूसरे प्रकार की जो संधि है उसको हम आंशिक चल संधि कहते हैं या पार्शियली मूवेबल जॉइंट्स। तो यह मेरुदंड में पाया जाता है। तो मेरुदंड दिखाओ। हाँ, तो ये मेरुदंड में जो छोटा छोटा रिंग्स टाइप का जो हड्डी रहता है वो जो जुड़ा रहता है उसमें पार्शियली मूवेबल, मतलब इसमें थोड़ा थोड़ा गति होता है, आपस में हिल जुल सकता है, लेकिन फ्री रूप से चारों तरफ घूम नहीं सकता। इसलिए इस तरह के जॉइंट्स को हम लोग पार्शियली मूवेबल जॉइंट्स कहते हैं। तीसरे प्रकार की जो संधि पाई जाती है हमारे शरीर में उसको हम लोग चल संधि या मूवेबल जॉइंट्स कहते हैं। तो इसको हम मोटे तौर पर 4 भागों में बांट सकते हैं, 1 2 3 4। तो चल संधि का जो पहला प्रकार है उसको कंदुक खलिका संधि कहते हैं, या इंग्लिश में बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहते हैं। यह हाथ और कंधे के बीच में पाई जाती है। हाथ और कंधे के बीच में जो यहाँ पर जो संधि है इसी को हम लोग बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट क्यों कहते हैं? देखिए ये कटोरे के जैसा है या बॉल जैसा लगता है, ऊपर से जो हड्डी का जो अंतिम सिरा गोल जैसा है वो इसमें धंसा हुआ रहता है। और यहाँ देखो, और एक भाग ऐसा रहता है और दूसरा भाग ठीक इस तरह से उसमें मूव करता है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। ठीक इस तरह से इसको हम लोग कहते हैं, इस पोर्शन का जो है ये वाला भाग, इसी को बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट। हाथ है और एक कंधा है और ये इस तरह से घूम सकता है चारों बगल फ्री होकर। तो इसी जॉइंट को हम लोग कहते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। दूसरा है घुराग्र संधि, इसको पिवोट जॉइंट कहते हैं, जो गर्दन और सिर के बीच में पाया जाता है। देखिए गर्दन और सिर के बीच में एकदम यहाँ पर जो जॉइंट पाया जाता है इसको बोलते हैं पिवोट जॉइंट्स। ये इधर उधर घूम सकता है, दाएं बाएं हम गर्दन को जैसे घुमा सकते हैं ना, इसीलिए इसको बोलते हैं पिवोट जॉइंट। गर्दन और सर के बीच में जो एक जॉइंट रहता है इसी को बोलते हैं पिवोट जॉइंट। और हमारा मूड़ी दाएं बाएं इधर या आगे या पीछे घूर सकता है, इसको बोलते हैं हम लोग घुराग्र संधि। मतलब हम गर्दन को घुरा सकते हैं कि नहीं, गोल गोल आगे पीछे दाएं बाएं, इसीलिए इसको घुराग्र संधि बोलते हैं। अगला है हिंज संधि। हिंज संधि कोहनी में पाया जाता है, इसके अलावा आर्म्स, लेग, नी और एल्बो में भी यह पाया जाता है हिंज संधि। हिंज संधि है यहाँ पर, ये जो हमारे कोहनी के बीच में जो संधि है उसको हिंज संधि बोलते हैं। हिंज मतलब कब्जा, सिर्फ इसको यहाँ पर जो संधि पाया जाता है ठीक यहाँ पर, इसको हिंज संधि बोलते हैं। इसलिए कि इसको हम आगे या पीछे कर सकते हैं ऐसे ऐसे, लेकिन इसको ऊपर ले जा सकते हैं, लेकिन नीचे की ओर नहीं मोड़ सकते हैं। जैसे दरवाज़ा का कब्जा एक ही दिशा में आगे पीछे हो सकता है, लेकिन इसको अगर चाहे नीचे की ओर ले जाना तो हम नहीं मोड़ सकते हैं, इसीलिए इस प्रकार की संधि को हिंज संधि कहते हैं। ग्लाइडिंग जॉइंट्स, तो रिस्ट और एंकल के बीच में ग्लाइडिंग जॉइंट पाया जाता है। ग्लाइडिंग का मतलब होता है खिसकना। तो देखिए हमारे हाथ के जो इस वाला एरिया में जो जॉइंट्स पाया जाता है वो हिल डुल नहीं सकता है, लेकिन खिसक सकता है। यहाँ देखिए चित्र में इस इलाके में जो इसमें छोटा छोटा जो हड्डी है आपस में जुड़ा हुआ है वो स्वतंत्र रूप से तो मूव नहीं कर सकता है, लेकिन आपस में फिसल सकता है, ग्लाइड कर सकता है, इसलिए इसको हम लोग ग्लाइडिंग जॉइंट्स कहते हैं। पैर के जो इस भाग है नीचे वाला भाग, यहाँ पर भी जो हड्डी में जॉइंट्स रहती है उसको ग्लाइडिंग जॉइंट्स कहते हैं। अब हम लोग इस अध्याय में अभ्यास में दिए गए प्रश्न को हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले है क्वेश्चन नंबर 1 में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कौन नंबर है, अस्थियों की संधियां शरीर को डैश में सहायता करती है। तो अस्थियों की संधियां शरीर को
गति करने में सहायता करती है। पहला खाली स्थान में हम लोग गति भर देंगे। अस्थियां एवं उपास्थियां संयुक्त रूप से शरीर का डैश बनाते हैं। तो इसका खाली स्थान में बोले कंकाल, माने अस्थियां और उपास्थियां दोनों मिलकर के कंकाल बनाते हैं। कोहनी की अस्थियां डैश संधि द्वारा जुड़ी होती है। तो हिंज संधि, खाली स्थान में हम लोग हिंज भरेंगे, हिंज संधि के द्वारा जुड़ी हुई रहती है। नंबर, गति करते समय डैश के संकुचन से अस्थियां खींचती है। पेशियों के संकुचन के कारण अस्थियां गति करती है। अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। निम्न कथनों के आगे सत्य अथवा असत्य को इंकित कीजिए। मतलब नीचे कुछ जो दिया हुआ है वाक्य वह सत्य है या असत्य आपको बतलाना है, ट्रू फॉल्स। तो क नंबर है, सभी जंतुओं की गति एवं चलन बिल्कुल एक समान होती है। तो इसका आंसर है असत्य, एक जैसा नहीं होती है सभी जंतुओं का गति। ख नंबर, उपास्थि अस्थि की अपेक्षा कठोर होती है। असत्य, उपास्थि कठोर जरूर होती है लेकिन हड्डी के इतना नहीं होता है, हड्डी से थोड़ा नरम होता है, लचीला होता है उपास्थि, इसलिए यह असत्य है। ग नंबर, अंगुलियों की अस्थियां में संधियां नहीं होती है। यह भी असत्य है क्योंकि अंगुलियों की अस्थियां में संधियां होती है। घ नंबर, अग्रभुजा में 2 अस्थियां होती है। हाँ, यह सत्य है, अग्रभुजा में 2 अस्थियां होती है। अब है, तिलचट्टों में बाह्य कंकाल पाया जाता है। हाँ, यह भी सत्य है, तिलचट्टे के शरीर में बाह्य कंकाल पाया जाता है, सत्य है। अब हमको 3 नंबर क्वेश्चन है, कलम 1 में दिए गए शब्दों का संबंध कलम 2 के एक अथवा अधिक कथन से जोड़िए। माने कलम 1 को कलम 2 से मिलाना है, मैचिंग टेस्ट है। तो क, ऊपरी जबड़ा एक अचल संधि है, हम डायरेक्ट मिलाकर के आंसर लिख दिए हैं। मछली का शरीर धारा रेखीय होते हैं। पसलियाँ हृदय की सुरक्षा करती है। घोंघा बहुत धीमी गति से चलता है, या इसका 2 ठू है, बाह्य कंकाल होता है। तिलचट्टा हवा में उड़ सकता है। 4 नंबर है, निम्न प्रश्नों को उत्तर दीजिए, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क, कंदुक खलिका संधि क्या है? तो कंदुक खलिका संधि को हम लोग बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट कहते हैं। तो इस प्रकार की संधि में एक अस्थि का गेंद जैसा गोल हिस्सा दूसरी अस्थि की कटोरी जैसी गुहिका में धंसा हुआ है। देखिए, गेंद है और एक कटोरी है, तो इसमें इस तरह से धंसा हुआ होता है और इस तरह से मूव करता है। ठीक इस तरह से मूव करता है। ये कटोरा जैसा है, गेंद जैसा है, इसको इस तरह से मूव करता है। प्रकार की संधि सभी दिशाओं में गति प्रदान करती है। हाथ और कंधे के बीच इस प्रकार की संधि पाई जाती है। यह बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट का एक अच्छा उदाहरण है। देखिए, यहाँ पर एक हिस्सा कटोरी जैसा गोल है और दूसरा गेंद जैसा, आइए इसमें आकर के फंस जाता है और ये चारों तरफ मूव कर सकता है। तो ये हमारे क्या बोलते हैं इसको, हाथ और कंधे के बीच इस तरह की हड्डी पाई जाती है। क्वेश्चन के ज्वाइंट को हम लोग बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट कहते हैं। हाथ और कंधे के बीच जो ज्वाइंट है इसी को हम लोग बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, कंदुक खलिका संधि। ख नंबर, कपाल की कौन सी अस्थि गति करती है? निचली जबड़ा या लोअर जॉ। कपाल की जो निचली जबड़ा होता है, लोअर जॉ, वही गति करता है। ये देखिए, ये मानव का खोपड़ी है, स्कल है। तो इसमें 2 जबड़ा होता है। मुंह जब हम खोलते हैं तो ऊपर का एक जबड़ा और नीचे का जबड़ा। तो ऊपर का जबड़ा में तो फिक्स्ड ज्वाइंट रहता है, लेकिन नीचे की जबड़ा ये देखिए गति कर रहा है। फोकस करो यहाँ, ये नीचे की जबड़ा गति कर रहा है। 2 ठो जबड़ा है, एक इसको बोलते हैं ऊपरी जबड़ा, इसको बोलते हैं निचली जबड़ा। तो देखिए, नीचे वाला जबड़ा हम लोग गति को दिखा सकते हैं ऐसे करके, यानी जब हम मुंह खोलते हैं तो हमारा निचला जबड़ा गति करता है।
हमारी कोहनी पीछे की ओर क्यों नहीं मुड़ सकती? हमारी कोहनी पीछे की ओर नहीं मुड़ सकती है क्योंकि इसमें हिंज संधि पाई जाती है। इस प्रकार की संधि आगे और पीछे एक ही दिशा में गति कर सकती है। इस प्रकार की संधि दरवाजे के कब्जों की भांति कार्य करता है। देखिए यहाँ पर जो संधि पाई जाती है हमारे शरीर में, एल्बो में या केहनी में, इसको हिंज संधि बोलते हैं। यह आगे या पीछे मुड़ सकता है लेकिन नीचे की ओर नहीं जा सकता है। यह है हिंज संधि। देखिए हाथ है और एक केहनी का चित्र दिया हुआ है। यहाँ पर जो संधि पाई जाती है हिंज, कब्जे के ऊपर की ओर ऐसे ऐसे मुड़ सकते हैं लेकिन नीचे की दिशा में नहीं मुड़ सकता है। इसका ज्वाइंट कुछ इस प्रकार है, इसीलिए इसको हिंज संधि बोलते हैं। कब्जे की तरह काम करता है। ये हाथ का जो ये वाला पार्ट है, देखिए सिर्फ इस तरह से गति कर सकता है लेकिन यह पीछे की ओर नहीं मुड़ सकता, इस दिशा में नहीं जा सकता, आगे या पीछे गति करता है, हिंज संधि। अब हम लोग विभिन्न प्रकार के जंतुओं की चाल के बारे में पढ़ेंगे, बॉडी मूवमेंट ऑफ डिफरेंट एनिमल्स। तो सबसे पहले हम लोग केचुआ के शरीर में क्या खासियत है, अर्थवर्म जिसको कहते हैं, उसको पढ़ेंगे। केचुए के शरीर में अस्थियां नहीं होती है परंतु इसमें पेशियां होती है। इसके शरीर में चिकने पदार्थ होते हैं जो इसे चलने में सहायता करते हैं। यह अपने रास्ते में आने वाली मिट्टी को खाता है। उसका शरीर अनपचित पदार्थ को बाहर निकाल देता है जिससे मिट्टी उपजाऊ बन जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि केचुआ किसानों का परम मित्र है। यह मिट्टी को भुरभुरा बना देता है। भुरभुरा बनाने के कारण मिट्टी उपजाऊ होती है। यह किसानों का परम मित्र है। केचुआ अपने शरीर के पश्च भाग को जमीन में जकड़े रहता है, अग्रभाग को फैलाता है। इसके बाद यह अग्रभाग से भूमि को पकड़ता है तथा पश्च भाग को स्वतंत्र कर देता है। इसके पश्चात वह शरीर को संकुचित करता है तथा पश्च भाग को आगे की ओर खींचता है। इससे वह कुछ दूर तक आगे बढ़ता है। इसी प्रक्रिया को वह बार बार दोहराते हुए मिट्टी पर आगे बढ़ता है। तो केचुआ के शरीर में जो खासियत है, केचुआ मिट्टी पर कैसे चलता है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। मछली के बारे में पढ़ेंगे। मछली की शारीरिक संरचना किस प्रकार होती है। फिश, मछली का शरीर धारा रेखीय यानी स्ट्रीमलाइन्ड होती है। मछली का सिर एवं पूंछ इसके मध्य भाग की अपेक्षा पतला एवं नुकीला होता है। इसी विशेष आकृति के कारण जल इधर उधर निकल जाता है और मछली जल में सरलता से तैर सकता है। मछली के शरीर पर और भी पंख होते हैं जो तैरते समय जल में संतुलन बनाए रखने एवं दिशा निर्धारण में सहायता करती है। देखिए ये मछली का शरीर पूरा दिया हुआ है। तो आगे की ओर नुकीला होता है, पीछे की ओर भी पतला होता है, जिससे जब आगे बढ़ता है तो पानी को चीरते हुए आगे बढ़ जाता है। पानी ऊपर से इधर से आसानी से निकल जाता है और तेजी से निकल जाता है। मतलब पानी में जो इसका शरीर है इसी को बोलते हैं धारा रेखीय। इस प्रकार जो आगे और पीछे नुकीला हो या पतला हो, बीच में उभरा हुआ मोटा हो, इस प्रकार के जो आकृति होता है उसको हम लोग बोलते हैं धारा रेखीय, यानी नाव के जैसा होता है। यह पानी में इसको चलने में काफ़ी मदद करता है। इसके शरीर पर ये सब जो पाया जाता है फिन्स, ये उसको पानी में संतुलन बनाए रखने में या दिशा निर्धारण करने में सहायता करता है। मछली का पूंछ भी उसको दिशा बदलने में मदद करता है, पतवार के जैसा काम करता है। तो यह मछली का शरीर धारा रेखीय होता है। इसके शरीर में बहुत यही खासियत है जिसके वह पानी में आसानी से चल सकता है। पक्षी के शरीर में कौन सी खूबी पाई जाती है जिससे वह हवा में अनुकूलित होता है उड़ने के लिए। पक्षी का शरीर हवा में उड़ने के लिए अनुकूलित होता है। इसकी अस्थियों में वायु प्रकोष्ठ होता है जिसके कारण इसकी अस्थियां हल्की परंतु मजबूत होती है। मतलब इसका हड्डी भीतर से तो खोखला होता है लेकिन उसमें वायु प्रकोष्ठ रहता है और मजबूत होता है और हल्का होता है ताकि हवा में आसानी से उड़ सके। ज़्यादा वजन रहेगा तो उसको उड़ना में दिक्कत होगा। पश्चपाद यानी पैर की अस्थियां चलने एवं बैठने के लिए अनुकूलित होती है। अग्रपाद की अस्थियां रूपांतरित होकर पक्षी के पंख बनाती है। कंधे की अस्थियां मजबूत होती है। वक्ष की अस्थियां विशेष रूप से रूपांतरित होती है तथा पंखों को ऊपर नीचे करने में सहायता करती है। एक पक्षी के कंकाल का चित्र दिया हुआ है। यह भी जब उड़ता है तो अपने शरीर को इस तरह से बना लेता है। देखिए इसका दिया हुआ है, यानी स्नेल। इसकी पीठ पर गोल संरचना होती है, इसे कवच कहते हैं। यह घोंघे का बाह्य कंकाल है। यह अस्थियों का बना होता है। यह घोंघे के चलने में सहायता नहीं करता है। इसके शरीर में एक मोटी मांसल संरचना होती है जो इसका पाद यानी पैर कहलाता है। इसी की सहायता से घोंघा गति करता है।
देखिए एक घोंघा का चित्र दिया हुआ है, ये इसका बाह्य कंकाल है। और यहाँ जो एक नीचे मोटे पेशी पाया जाता है वही उसी के सहारे वह चलता है। तिलचट्टा कॉकरोच, यह चल भी सकता है और उड़ भी सकता है। इसमें 3 जोड़ी पैर होती है। इसका शरीर कठोर बाह्य कंकाल द्वारा ढका होता है। 2 जोड़े पंख भी होते हैं। अगले पैर संकरे और पिछले पैर चौड़े व मजबूत होते हैं। पैर की पेशियां इसे चलने में सहायता प्रदान करती है। यह तिलचट्टा का चित्र है। इसमें देखिए 2 जोड़े पंख, 2 जोड़े पैर, एक और 2 इधर और 1-2 इधर। एकदम आगे में 2 जोड़े पंख पैर होते हैं। सबसे पहले इसमें तो 1 2 3 1 2 3 6 यानी 3 जोड़े पैर होते हैं। तो आगे वाला दोनों क्या होता है, थोड़ा छोटा होता है, हाँ, और पीछे वाला जो पैर होता है वो चौड़ा और बहुत पतला होता है। ये जो देखिए, जिसके सहारे, इसी पैर के सहारे वह चल सकता है। इसमें 2 जोड़े पंख भी होते हैं बाहर की तरफ, जो उसे उड़ने में सहायता करते हैं। इस प्रकार यह उड़ भी सकता है और चल भी सकता है।